हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। आज से हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वन शॉट में हम एक चैप्टर को हम एक शॉट में करेंगे। जो क्लास 10th का साइंस है उसमें हम हर शॉट में, हर वीडियो में एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ही शॉट में होगा एक चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये अच्छी सीरीज़ रहेगी आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका होने जा रहा है सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन स्कूल्स के लिए मार्च एंड अप्रैल में, ठीक है। एक शॉट में हम एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आज का जो पहला हम चैप्टर उठाने जा रहा है दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का पहला चैप्टर। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है? ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो आता है, अगर लॉन्ग आंसर भी आता है कभी तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर उसमें क्या करना है, बहुत सारे डिफरेंसेस लिखने हैं। लेकिन यहाँ पर ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में दिया गया है, एक ही डिफरेंस बतानी है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं आप। इसमें आप सिंपल ये लिख सकते हो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद का ग़िज़ा खुद बनाता है, वाइल एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा खुद नहीं बना सकता, बल्कि ग़िज़ा के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है। यूजुअली ऑटोट्रॉप्स पर वो डिपेंड रहता है ग़िज़ा के लिए। ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट विल हैपन टू ए प्लांट इफ जाइलम इज़ रिमूव्ड। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर एक प्लांट में हम जाइलम को रिमूव करेंगे तो उस प्लांट का क्या होगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि व्हाट डज जाइलम डू। जाइलम इज़ ए कंडक्टिंग वेसल विच इज़ प्रेजेंट इन ए प्लांट। ये कैरी करता है दो चीज़ों को, एक तो वाटर को, एक तो मिनरल्स को। वाटर एंड मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इनके मिक्सचर को, जिसके हम कहते हैं सैप। यानी ये सैप के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है जिसमें होता है वाटर एंड मिनरल्स। इसका मतलब क्या है, अगर हम प्लांट में जाइलम को रिमूव करेंगे तो सैप की कमी हो जाएगी प्लांट में, यानी प्लांट में वाटर और मिनरल्स की कमी हो जाएगी और प्लांट अल्टीमेटली डाई हो जाएगा। तो इसका सिंपल जवाब आएगा, इफ़ वी रिमूव द जाइलम टू ए प्लांट द प्लांट वुड डाई, ठीक है। अगर एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर जाइलम को रिमूव किया, क्या किया, जाइलम को रिमूव किया। अब मुझे बताइए, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्या पहले अपर वाला पोर्शन डाई होगा या नीचे वाला पोर्शन डाई होगा, या अपर वाले सेल डाई होंगे या नीचे वाले सेल डाई होंगे। तो आपका जवाब होना चाहिए कि पहले ऊपर वाले सेल डाई होंगे, क्योंकि जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन होती है अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ तक तो सप्लाई रहेगी। जब यहाँ पर हमने जाइलम को रिमूव किया तो अपर तक वाटर और मिनरल्स नहीं पहुँचेगा, तो पहले ये वाला पोर्शन डाई करेगा, ठीक है। अगर कभी पूछा गया कि अगर हमने फ्लोएम को रिमूव किया, मान लो ये एक प्लांट है, हमने फ्लोएम को रिमूव किया यहाँ से, ठीक है, कभी पूछा जा सकता है कि पहले अपर वाला डाई होगा कि पहले नीचे वाला पोर्शन डाई होगा, यानी पहले ऊपर वाले टिश्यूज़ डाई होंगे या नीचे वाले। तो आपको पता होगा फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है डाउनवर्ड्स, मतलब मल्टी डायरेक्शनल, यानी लीव्स से बनता है। अगर हम देखेंगे नीचे वाला पोर्शन जो होता है रूट सिस्टम, ठीक है, उसको जो ग़िज़ा आता है वो ऊपर से शूट सिस्टम से आता है, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेटिक पार्ट्स होते हैं, लीव्स, स्टेम, फोटोसिंथेटिक थिंग्स होते हैं जो फूड बनाते हैं, इसलिए वो फ्लोएम के थ्रू नीचे आता है। इसका मतलब क्या है, जाइलम तो इंटैक्ट है, इसका मतलब पानी और मिनरल्स तो ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर से ग़िज़ा नहीं आएगा। यहाँ तक तो आएगा जहाँ हमने कट किया, यहाँ तक तो आएगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब पहले नीचे वाला पोर्शन डाई होगा, बाद में ऊपर वाला। उल्टा है इन केस ऑफ जाइलम को हम जब रिमूव करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा का क्या रोल होता है। देखिए, सलाइवा जो होता है ये हमारे माउथ में जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, 6 सलेवरी ग्लैंड्स या 3 टाइप्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सेक्रेट करते हैं सलाइवा, ठीक है। सलाइवा में क्या चीज़ें होती है, सलाइवा में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अभी के लिए मैं 2 लिखूँगा। एक तो होता है सलेवरी अमाइलेस,
सिलेवरी एमाइलेस, और एक होता है इसमें लाइसोजाइम। ये मैं दो डिस्कस करूँगा। सिलेवरी एमाइलेस का दूसरा नाम है टायलिन, ठीक है, ये एक एंजाइम होता है सिलेवरी एमाइलेस। और ये जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम क्या काम करता है, ये किल करता है बैक्टीरिया को जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या डाइजेशन रोल का बताना है। इस लाइसोजाइम का डाइजेशन में रोल कोई नहीं है, ये सिंपली बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सिलेवरी एमाइलेस या टायलिन का डाइजेशन में रोल होता है जो हमारे ग़िज़ा में स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो हमारे ग़िज़ा में स्टार्च प्रेजेंट होता है, उस स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टार्च जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। माल्टोज जो है ये एक डाइसेकेराइड है, ये 2 ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। ये बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है स्टार्च। जो हमारे ग़िज़ा में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको ये डाइसेकेराइड्स में तोड़ता है, 2-2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में, यानी माल्टोज मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। कौन? सिलेवरी एमाइलेस या टायलिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना ये करता है, बस इसका इतना ही काम होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस क्या है। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। जो मैंने अभी बताया, कौन सा टिश्यू होता है जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी मिक्सचर को हम सैप कहते हैं। क्या? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड सैप। कौन सा टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है, अभी मैंने बताया, उसको हम कहते हैं जाइलम, ठीक है, जो रूट से इस सैप को ले जाता है टू द शूट, ठीक है, ऊपर की ओर ले जाता है। इसका आएगा। अगर कभी ये पूछा गया नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड एंड हार्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी पूछा गया फूड एंड हार्मोन्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू, तो इसका जवाब आएगा फ्लोएम। क्या जवाब आएगा? फ्लोएम। ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड हार्मोन्स और जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। उसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स एट्सेट्रा। उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ये 3 चीज़ें सिक्रेट करते हैं। एक तो करते हैं HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा ये रिलीज़ करते हैं पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है और ये रिलीज़ करता है म्यूकस। मैं इनकी फंक्शंस अब इधर ही बताता हूँ। जो म्यूकस होता है ये हमारे स्टोमक के लाइनिंग को बचाता है फ्रॉम द HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टोमक के टिश्यू को डैमेज पहुँचा सकता है, इसलिए म्यूकस जो होता है ये पहले कवर करता है स्टोमक वाल को टू प्रिवेंट द स्टोमक वाल फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। अब ये HCl का काम क्या है? ये बैक्टीरिया को किल करता है। जो हमारे ग़िज़ा में बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल करता है। लेकिन मेन रोल जो होता है HCl का वो ये होता है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है, कौन सा? गैस्ट्रिक जूस में जो होता है पेप्सिनोजन, ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। इनएक्टिव एंजाइम का क्या मतलब है? ये इनएक्टिव होता है, ये काम नहीं कर सकता। ये HCl क्या काम करता है? ये इसी इनएक्टिव पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, इसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है, जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है उसका? पेप्सिन। पेप्सिनोजन is the inactive enzyme. It is converted into an active enzyme pepsin. कौन इसको कन्वर्ट करता है? HCl। याद रखना, HCl helps in the conversion of the inactive enzyme pepsinogen into the pepsin, ठीक है। यानी सिंपल आप कह सकते हो इसके कन्वर्जन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए जो HCl प्रोवाइड करता है। फिर ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। वो अलग टॉपिक है किस किस में कन्वर्ट करता है, लेकिन अभी के लिए इसका जवाब आएगा HCl helps in the conversion of the inactive enzyme pepsinogen into the active enzyme, ठीक है, पेप्सिन, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब क्या है? देखिए, जो हमारा बाइल जूस होता है, ठीक है, जो हमारा बाइल जूस होता है वो कहाँ से आता है? बाइल जूस आता है फ्रॉम द लेवर। इसमें होते हैं 2 चीज़ें, एक तो होते हैं बाइल साल्ट्स, ठीक है, और 2 होते हैं बाइल पिगमेंट्स। क्या होते हैं? बाइल
पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स का अलग रोल है कलरेशन में, वो हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें याद रखना है इसमें होते हैं बाइल साल्ट्स। फिर आप हायर क्लास में देखोगे इसमें होता है सोडियम तारोकोलेट एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। ठीक है, 4 टाइप ऑफ साल्ट्स होते हैं, अभी के लिए आप याद रखना इसमें होते हैं बाइल साल्ट्स। यही साल्ट्स क्या काम करते हैं, जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल टुकड़ों में तोड़ते हैं। क्यों ये करते हैं? इमल्सिफिकेशन इज नॉट द डाइजेशन, इट इज सिंपली द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स। इसके लिए हमें बाइल साल्ट्स हेल्प करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। वो इसलिए करते हैं ताकि ये जो बड़ा फैट मॉलिक्यूल है जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो यहाँ पर इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो जो एंजाइम्स है वो इस पर अच्छे से एक्ट कर पाएंगे फिर इन छोटे छोटे टुकड़ों पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, ये करते हैं हेल्प इसमें कौन? बाइल साल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में। अब क्या है, नेम द ऑर्गेनेली इन विच फोटोसिंथेसिस आकर। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ऑर्गेनेली है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट इन द, जो किन में प्रेजेंट होता है? जो प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स में और होता है प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं उनमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड। ठीक है, इसका यही जवाब आएगा। अब क्या है क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट आर्टरी जो हमारी बॉडी में है वो हार्ट के करीब जो आर्टरी होती है आयोटा। कौन होती है? आयोटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, सप्लाई करती है टू द होल बॉडी। ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी में जो हार्ट के पास होती है आयोटा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशनल वाटर या एक्स्ट्रा वाटर इज लॉस्ट थ्रू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अभी के लिए मेरे बात ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन बदल सकता है। अगर ट्रांसपायरेशन कभी पूछा गया तो सिंपली बोलना इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू ए पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। याद रखना, यानी लीव्स में जो छोटे छोटे छेद होते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू जब एक्स्ट्रा वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू लीव्स, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अगर कभी पूछा गया व्हाट इज़ गटेशन, व्हाट इज़ गटेशन, व्हाट इज गटेशन, तो गटेशन का उल्टा आएगा इट इज़ ऑल्सो द लॉस ऑफ वाटर, इट इज़ ऑल्सो द लॉस ऑफ वाटर बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये भी लॉस होता है थ्रू लीव्स, लेकिन इसके लिए अलग पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइडाथोड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लीव्स में और एक किस्म के छेद होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइडाथोड्स। उन हाइडाथोड्स के थ्रू जब लॉस होगा वाटर, जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं हाइडाथोड्स, उनके थ्रू जब एक्स्ट्रा वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ पर क्या था? वाटर वेपर्स। यहाँ पर था वाटर वेपर्स, यहाँ क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ पर था थ्रू स्टोमेटा, यहाँ क्या है? थ्रू हाइडाथोड्स। लीव्स कॉमन है, लॉस ऑफ वाटर कॉमन है, लेकिन गटेशन और ट्रांसपायरेशन में डिफरेंस है। ये बात आज के बाद याद रखना, क्वेश्चन बदल सकता है। ठीक है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स इन किडनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ किडनी आर नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं नेफ्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं इन द किडनीज। ये होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यही थ्रू फिल्ट्रेशन, रिअब्जॉर्प्शन एटसेट्रा यूरिन बनाते हैं, इसलिए ये होते हैं 1.2 मिलियन इन ईच किडनी। अराउंड एक लगभग 1.2 मिलियन इन ईच किडनी होते हैं नेफ्रॉन्स, जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं जो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स कौन होते हैं? नेफ्रॉन्स। अब है 2 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क या 3 मार्क के। हाउ योर स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुदरत ने क्या
निज़ाम रखा है ताकि जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, वो एब्जॉर्ब हो जाए। याद रखना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ठीक है, उन पे भी होते हैं माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, इन विलाई और माइक्रोविलाई के होने का मकसद क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए कुदरत ने हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई एंड माइक्रोविलाई को रखा है। विलाई आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, these are finger like projections, microvilli are hair like structures on the villi, they both increase the surface area of the small intestine for absorption। ये बात याद रखना। ठीक है, इसका यही जवाब आएगा। What are stomata? Draw a label diagram। Stomata क्या होते हैं ये मैंने अभी बताया। These are tiny pores that are present on the leaf surface। ठीक है, इनका काम क्या होता है? अभी मैंने बोला एक गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज जो होता है बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर। दूसरा जो होता है वो होता है ट्रांसपायरेशन और गटेशन। नॉट गटेशन, ओनली ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इन स्टोमेटा के थ्रू होता है और गैसियस एक्सचेंज इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। और लेबल डायग्राम में क्या बनाना पड़ता है? इस तरह जो होते हैं बीन लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं बीन लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, यानी ये होते हैं बीन शेप्ड सेल्स। ये बीन शेप्ड सेल्स जो होते हैं गार्ड सेल्स, इनके बीच में जो ये कर्वेचर में पोर बनता है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये थोड़ा बहुत डायग्राम इसकी बनानी है और लिखना है स्टोमेटा क्या होता है। ठीक है, ये था ये वाला क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ए सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी इक्वेशन बनानी है प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी हमें सिंपली दिखाना है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ए सेल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैं बताता हूँ। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू द पायरुवेट, जिसको हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स या दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में टूटता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ये ग्लाइकोलिसिस होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म लगभग हर किसी सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, यानी ये रिएक्शन कॉमन है हर किसी ऑर्गेनिज्म में। अब यहाँ से डिपेंड करता है कि इसे ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं। अगर इसे ऑक्सीजन मिल गया तो ये रिएक्शन अब होगी इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होता है ये टूटता है इनटू वाटर, इनटू CO2, इनटू एनर्जी। ठीक है, ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो जो होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड आल्सो टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसकी ब्रेक डाउन होती है या कुछ सेल्स में होती है, इसमें भी दो केसेस आते हैं। क्या आते हैं? दो केसेस। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये इसमें आते हैं दो चीज़ें, एक तो आती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा आता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ग्लूकोज ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये टूटते हैं इनटू द लैक्टिक एसिड, प्लस निकलती है वहाँ से एनर्जी, इनटू द लैक्टिक एसिड प्लस निकलती है वहाँ से एनर्जी। और इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट मॉलिक्यूल टूट जाता है इनटू द इथेनॉल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, ये बनता है इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या? इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि किस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में CO2 बनता है, याद रखना इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कभी एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होती है, ये होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन द मसल सेल्स ड्यूरिंग
एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है किस में, इसकी एग्जांपल याद रखना, यीस्ट में होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये था इनकी इक्वेशन। अब आप सिंपली लिख सकते हो, यही लिखना, ठीक है, यहाँ से ग्लूकोज C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ प्लस O2 गिव्स राइज टू O प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये है एरोबिक। एनारोबिक में लिखना क्या, सीधे ही ग्लूकोज डायरेक्टली फिर गिव्स लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में लिखना ग्लूकोज डायरेक्टली गिव्स इथेनॉल, ये बीच वाली पायरुवेट वाली रिएक्शन नहीं लिखना, ग्लूकोज डायरेक्टली गिव्स इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये 3 इक्वेशन लिखना, पहले वाले में पहली इक्वेशन लिखना ये वाली, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो 2 लिखना इस वाले में, दूसरे वाले में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। मैं ये डिटेल में डिस्कस करता, लेकिन अभी ये वन शॉट चल रहा है, अगर डिटेल में देखना है तो इसके लेक्चर्स है चैनल पे, तो देख लेना। राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ इनहेलेशन, इनहेलेशन को हम इनस्पायरेशन भी बोलते हैं, इनस्पायरेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर। व्हाट इज़ एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन को हम एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, यानी आउटटेक ऑफ एयर, यानी जब हम सांस को छोड़ते हैं। डिफरेंस क्या लिखनी है, इनहेलेशन में हम क्या काम करते हैं, इनहेलेशन में आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिखते हैं, लेकिन आपने डिफरेंस क्या लिखनी है, इन इनहेलेशन हम एयर को लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, या दूसरी आप लिख सकते हो ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी जो होती है, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स। आप एक्सपायरेशन में लिख सकते हो कि इसमें हम सांस छोड़ते हैं, एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, या लिख सकते हो इसमें क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी वापस कंट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हो, 1-2 डिफरेंस लिखनी है बस। ठीक है, लिस्ट द थ्री इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट जो होते हैं वो बताने हैं। पहली इवेंट होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, याद रखना, एब्जॉर्प्शन ऑफ, पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। इसके लिए कौन रोल करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्लोरोफिल। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर कहते हैं कि क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में रोल क्या है, तो आज के बाद याद रखना, फोटोसिंथेसिस green pigment chlorophyll helps in the absorption of the light, very 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 important, chlorophyll green pigment helps in the absorption of the light। ठीक है, दूसरा जो इसमें रिएक्शन होती है, ठीक है, मैं जनरली बताता हूँ, दूसरा होता है, वो होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये बात याद रखना। या कभी ये भी पूछा जा सकता है, इन फोटोसिंथेसिस व्हाट अकर्स, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन फोटोसिंथेसिस देयर अकर्स द कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और सेकंड रिएक्शन में ही होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, जब वाटर स्प्लिट होता है तो वहाँ से 2 चीज़ें निकलती है, एक तो निकलता है प्रोटॉन, वो फिर आप हायर क्लास में देखोगे इसका क्या रोल होता है, और निकलता है ऑक्सीजन जो ये प्लांट रिलीज़ करता है। ठीक है, प्लांट जो रिलीज़ करता है ऑक्सीजन वो बनता है इन द सेकंड प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन बनता है प्लांट में, जो ये रिलीज़ करता है, वो कहाँ बनता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बनता है, जब वाटर स्प्लिट होता है उसी से बनता है O2। ठीक है, तीसरा जो फाइनल स्टेप होता है इसमें, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ या रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज। ठीक है, यानी जो ग्लूकोज होता है लास्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है टू द ग्लूकोज। आप रिडक्शन कैसे याद रख सकते हो, इसमें है कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसमें भी है कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन अब क्या एक्स्ट्रा आया है, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आप ये भी कह सकते हो कि CO2 का रिडक्शन होता है तो बनता है ग्लूकोज, क्योंकि CO पहले था, यहाँ पर भी CO है, अब यहाँ में H आया, इसका मतलब CO2 को H ऐड किया गया है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज, ये होता है फाइनल स्टेप। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं,
हाउ डज ट्रांसपायरेशन हेल्प इन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। यानी ये दो थ्योरीज दिए गए हैं जो कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस इन प्लांट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। एक तो है ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी जिसको आपने आर्बिट्रली अभी पढ़ना है, दूसरा होता है कोहेजन टेंशन थ्योरी जो आपने हायर क्लास में पढ़ना है। अभी के लिए ये समझ लेना है कि ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी क्या कहती है। अभी के लिए याद रखो, ये मानो दरख्त है, ये एक मैं बड़ा लीफ बनाता हूँ, लीफ में होती है ट्रांसपायरेशन, लीफ में होती है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर जो लॉस होता है, वो लॉस ऑफ वाटर through leaves by the process of transpiration pulls the water in the upward direction। यानी ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है जो पानी को सबस्टेंसेस को अपवर्ड मूवमेंट में पुल करवा रहा है। इतना ही आपने अभी के लिए याद रखना है, ठीक है, इतना ही लिखना है इसमें। और क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, याद रखना आज के बाद डबल सर्कुलेशन उन ऑर्गेनिज्म में होती है जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, तो उसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होगी, ये बात याद रखना। जिनमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किस में होता है? एक तो मैमल्स में होता है, ठीक है, और किन में होता है? एवज में होता है, ठीक है, और किन में होता है? क्रोकोडाइल। याद रखना रेप्टाइल्स में होता है 3 चैम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में होता है ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल विच हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। मैमल्स एंड एवज में होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसलिए इनमें क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। क्या होती है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को हम इधर समझते हैं, ठीक है। देखिए डबल सर्कुलेशन जो होती है, डबल सर्कुलेशन, इसमें 2 सर्कुलेशंस आते हैं। एक तो आती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी आती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, याद रखना पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है समझ लेना। जो लंग्स होते हैं, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है टू द हार्ट, ठीक है। हार्ट से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन टू द लंग्स, जिसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, एक तो लंग्स, एक तो हार्ट, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ कि मैंने डिटेल में ये पढ़ाया है, अगर किसी को पढ़ना है तो लेक्चर्स देख लेना। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में टिश्यूज़ से जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ से जाता है टू द हार्ट, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, और हार्ट से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज़। वो टाइप ऑफ सर्कुलेशन जिसमें टिश्यूज़ और हार्ट के दरमियान ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर उधर जाए, उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें टिश्यूज़ और हार्ट इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब मैं सिंपली दिखाता हूँ डबल सर्कुलेशन इन वन। देखिए क्या होता है, लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो चला जाता है टू द हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है टू द टिश्यूज़ फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। वहाँ से फिर जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है तो वहाँ से निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें O2 भी होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है बैक टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से जाता है टू द हार्ट, ठीक है। नहीं, हम इधर एक पॉइंट स्किप कर गए हैं। यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है फ्रॉम द हार्ट, हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है एंड सप्लाई करता है टू द टिश्यूज़ फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द सबस्टेंसेस। फिर वहाँ से टिश्यू से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो पहले जाता है टू द हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टू द हार्ट। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक भेजता है टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर जब ऑक्सीजनेशन होती है तो फिर से ये साइकिल चलता रहता है, इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं राइट द फंक्शंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड के कंपोजिशंस का फंक्शन। अगर हम देखेंगे ब्लड में होता क्या है, ब्लड में होता है एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है इसमें फॉर्मड एलिमेंट्स जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा येलोविश फ्लूइड होता है। क्या होता है? येलोविश फ्लूइड, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इसमें होता है ग्लूकोज, इसमें होता है गैसेस, ठीक है, इसमें होते हैं प्रोटीन्स,
इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। जो फॉर्मड एलिमेंट्स होते हैं इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और होते हैं डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और तीसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ये यूजुअली सेल्स नहीं होते हैं, ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। आज के बाद याद रखना, प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स। इनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम इसलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, असल में सेल्स नहीं होते हैं। अब इनके फंक्शंस हमें खासकर बताने हैं। आरबीसी में पता है, आरबीसी में होते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, उन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो सिंपली आप लिख सकते हो कि आरबीसीज हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, ठीक है। व्हाट इज WBCs, ल्यूकोसाइट्स, दे आर यूज्ड इन द डिफेंस प्रोसेस, ठीक है। डिफेंस प्रोसेस सिंपली लिखना, डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस प्रोसेस में ये इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे होते हैं, हायर क्लास में आपने पढ़ना है। प्लेटलेट्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन, ठीक है। किस में मदद करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स ब्लड कोआगुलेशन में। ये आपने बताना है और यही फंक्शंस आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। अब थे ये 2 मार्क के। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है 5 मार्क के। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्रा द लेबल डायग्राम। डाइजेशन को समझाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ कहाँ बोला गया है, सॉरी, ठीक है। अगर हम देखेंगे, अब हम डाइजेशन को देखेंगे, देखिए अगर हम देखेंगे माउथ का डाइजेशन तो हमने पढ़ा, माउथ में क्या डाइजेशन होती है, माउथ में सिर्फ काम होता है स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, माल्टोज विच इज़ अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ मनी ग्लूकोज यूनिट्स। इसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, सिलेवरी अमाइलेज, ये होता है माउथ में, बस इतना ही। अब जब गज़ा पहुंचता है स्टोमक में, कहाँ पहुंचता है, स्टोमक में, स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक जूस, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में मैंने बताया उसमें होता है HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। अब हम पेप्सिनोजन पर आते हैं। पेप्सिनोजन, या अब मैं सिंपली पेप्सिन लिखूंगा, ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन कैसे बनता है ये मैंने ऊपर बताया आपको, इसमें HCl का रोल होता है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन्स पर एक्ट करता है, किन पर, प्रोटीन्स पर एक्ट करता है और उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है इनटू द पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। अगर आपको ये याद भी नहीं रहेंगे तो कोई मसला नहीं, हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में, कौन सा, पेप्सिन, ठीक है। अब इतना होता है स्टोमक में। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर आएंगे, मैं इसलिए ऊपर से ही जा रहा हूँ क्योंकि आपके लेवल का इतना ही है, डीप में पढ़ना है तो हायर क्लास में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अगर हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आपको पता होगा लिवर से आता है बाइल जूस, लिवर से आता है बाइल जूस, ठीक है, जिसमें होते हैं बाइल साल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। अब हम सिंपली देखेंगे उसमें जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जो मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और क्या आता है, पेनक्रियाज से आता है पेनक्रियाटिक जूस, कहाँ से आता है, पेनक्रियाज से आता है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। उसमें होते हैं 1 2 3 चीज़ें, एक तो होता है उसमें ट्रिप्सिन, असल में उसमें होता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन। और एक सब्सटेंस होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। और होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, क्या होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है। ये होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स, क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। इनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स का रोल होता है जो आपने हायर क्लास में पढ़ना है। अभी के लिए ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम होता है, ये एक्टिव एंजाइम कौन बनाता है, ट्रिप्सिन, क्या बनाता है, ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन कौन बनाएगा एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन,
याद रखना, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स 3, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द एक्टिव फार्म। ट्रिप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फार्म ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन गेट्स converted into active form chymotrypsin, carboxypeptidase gets converted into ये जो होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, इसके कन्वर्जन के लिए नहीं, ये एक्टिव ही होता है, ठीक है, या इसका इतना रोल नहीं होता है। अभी के लिए आप ये रखो काइमोट्रिप्सिनोजन, आप इनको याद रखो और इसको एज इट इज़ रखो कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ठीक है। ये तीनों जो एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? प्रोटीन के डाइजेशन में, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन में। पैनक्रियाटिक जूस में एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेस। पैनक्रियाटिक लाइपेस, पैनक्रियाटिक लाइपेस किन पर काम करता है? दिस पैनक्रियाटिक lipase acts on the lipids, acts on the lipids, acts on the fats and convert them into, किस में कन्वर्ट करते हैं वो हम अभी देखेंगे। लेकिन पैनक्रियाटिक लाइपेस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स जो प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस में एक और चीज़ होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेस। एमाइलेस ये किस पर एक्ट करता है? जो भी कार्बोहाइड्रेट के रेजिड्यूज़ होते हैं, यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें होती है लाइक माल्टोज, सक्रोज, जो भी चीज़ें होते हैं उन पर ये एक्ट करता है पैनक्रियाटिक एमाइलेस। ये चीज़ें होती है पैनक्रियाटिक जूस में। अब फाइनल डाइजेशन अब हम देखेंगे जब फाइनली डाइजेशन होता है। इससे पहले मैं बताता हूँ इंटेस्टाइन का जो वाल है, इंटेस्टाइन का जो वाल है वो भी सेक्रेट करता है एक जूस जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, उसका नाम है एक अच्छा सा सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस जो होता है ये इंटेस्टाइन के वाल सेक्रेट करते हैं। ये भी हेल्प करता है इन द डाइजेशन प्रोसेस। इसमें भी होता है इंटेस्टाइनल लाइपेस, इंटेस्टाइनल, ठीक, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है या सकस एंटेरिकस इसमें होता है इंटेस्टाइनल लाइपेस, बहुत सारे जो इसी तरह इंटेस्टाइनल लाइपेस, इंटेस्टाइनल एमाइलेस, जिस तरह वहाँ पर था पैनक्रियाटिक लाइपेस, पैनक्रियाटिक एमाइलेस, ठीक है, इसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है। इसमें होते हैं न्यूक्लियेसिस भी, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम जो आपने नहीं देखने हैं, सिर्फ देखना है कि ये इंटेस्टाइनल जूस आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फाइनली जो डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन आकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे स्टार्च हो, ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, माल्टोज हो, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो फाइनली किस में टूटता है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनल जो प्रोडक्ट होता है डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट के सबस्ट्रेट्स का वो होता है ग्लूकोज। कभी पूछा भी जा सकता है कि अगर प्रोटीन जब डाइजेस्ट होते हैं तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब इनकी कंप्लीट डाइजेशन होती है तो प्रोटीन से फाइनली क्या बनता है? एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड्स, ठीक है। अगर कभी पूछा गया कि लिपिड्स या फैट्स से फाइनली क्या बनता है, लिपिड्स या फैट्स के फाइनल डाइजेशन के बाद क्या बनता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? दैट इज़ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल, प्लस ग्लाइसरॉल, ठीक है। अगर कभी पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है, वो है ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट्स आर absorbed in the form of glucose, proteins are absorbed in the form of amino acids, while as lipids and fats are absorbed in the form of fatty acids and glycerol। ये होती है complete digestion, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। अब जो क्वेश्चन बचता है लास्ट वाला वो कौन सा है वो हम देखेंगे। draw the diagram of human respiratory system, label the following, यानी human respiratory system का डायग्राम बनाना है और इन चार को लेबल करना है, दिखाना है ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। मैं आपको यहाँ पर ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है, PDF में ही, ठीक है। अगर PDF भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं फिर ये टेलीग्राम में सेंड करूँगा। इसमें
नोट्स बनाए गए हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने बनाना है इस तरह। फिर डिनोट खास करके इसको करना है लैरिंक्स को जो यहाँ होता है, ब्रोंकाई को जो यहाँ होता है, इसको दिखाना है, ठीक है। लंग्स को दिखाना है, लंग कैसे होते हैं, ठीक है। फिर आप बाकी को भी एनोटेट कर सकते हो, लेकिन मेनली जो पूछा जाएगा वही करना चाहिए। इन्हीं 4 को लेबल करना है जो उसने बताए हैं, और बताया है ट्रैकिया यानी विंड पाइप को, इनको लेबल करना है और ये वाली डायग्राम बनानी है इसकी, ठीक है। ये था और एक क्वेश्चन, और ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो। हमने रिवीजन किया थ्रू क्वेश्चन, ठीक है। उसमें बहुत मज़ा आया हमें क्वेश्चन सॉल्व करके रिवीजन करने में। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय।